नमस्कार दोस्तों, शर्मा जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय को शुरू कर रखा था अपनों ने। पहला चैप्टर उसका पूरा हो गया था। आज अपने उसी का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियों की बात करें तो एक ऐसा जनसमूह है जो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करता हो, उनकी एक अलग विशिष्ट पहचान हो, जैसे उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी भाषा, ये अन्य मानव या आधुनिक मानव समाज से कुछ अलग हो, तो उन लोगों को जनजाति समूह में रखा जाता है। तो आज अपने इन्हीं जनजातियों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अपने पास यहाँ पर 4 मुख्य रूप से प्रजातियाँ हैं। पहली एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील। तो शुरू करते हैं अपने पहले एस्किमो। एस्किमो शब्द के अर्थ का अगर अपने देखें तो अपने कह सकते हैं भी एस्किमो उन लोगों को कहा जाता है जो कच्चे मांस का सेवन करते हैं और बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग आर्कटिक क्षेत्र में आज भी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों का आजीविका का प्रमुख आधार आखेट, भोजन का संग्रहण, पशुपालन आदि प्रमुख है। इन लोगों की अगर अपने बात करें मूल प्रजाति की, अपने कह सकते हैं इनकी मूल प्रजाति है वो मंगोल है, यानी ये मंगोल प्रजाति से संबंधित एक जनजाति है। वहीं अगर इनके शारीरिक शरीर की बनावट की बात करें तो इनका चेहरा सपाट, उनका त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, आंखें कथई व तिरछी, नाक चपटी, जबड़ा है वो बड़ा, दांत मजबूत और सफ़ेद होते हैं। ये शरीर के अंदर काफ़ी हष्ट-पुष्ट होते हैं। इनका स्वभाव सरल और ये हंसमुख प्रकृति के लोग हैं। वहीं इनका निवास का अगर अपने विस्तृत रूप से देखें भी इनका निवास क्षेत्र क्या है, तो मुख्य रूप से अपने कह सकते हैं ये आर्कटिक प्रदेशों में निवास करते हैं, यानी बेरिंग जल डमरू से लेकर अलास्का तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं इनके प्रमुख क्षेत्र देखें ग्रीनलैंड है, अलास्का है, कनाडा है, उत्तरी साइबेरिया में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश है इन क्षेत्रों में इनको बोलते हैं उत्तरी कैनेडियन लोग। जो ग्रीनलैंड में निवास करते हैं उनको बोलते हैं एस्किमो। जो उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं उनको अलग अलग नाम जाते हैं, जैसे सेमोइड है, याकूत है, चकची है, तुंग। वहीं स्कैंडिनेविया में जो लोग निवास करते हैं उनको लैप्स के नाम से जाना जाता है, उनको लैप्स कहा जाता है। वहीं अगर इनके आखेट की बात करें भी ये लोग अपना जीवन यापन या अपना शिकार किस प्रकार से करते हैं, तो ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग विधियों से शिकार या अलग अलग हथियारों से शिकार करते हैं। जैसे इनके काल की ऋतु के आधार पर देखें तो जैसे पहली बात करें अपने शीतकाल, शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंत कालीन आखेट और तीसरा आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट। शीत ऋतु के अंदर बात करें आखेट की तो शीत ऋतु के अंदर ये 2 विधियों से शिकार करते हैं। पहली विधि इनकी कहलाती है माऊपाक और जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं इतुरपाक। पहली विधि माऊपाक में देखें, अगर माऊपाक का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है प्रतीक्षा करना, यानी माऊपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, यानी बर्फीले क्षेत्रों के अंदर एक छिद्र के ऊपर ये हड्डी रख देते हैं। जैसे ही मछली उस छिद्र से सांस लेने के लिए बाहर आती है तो हड्डी हिलने लगती है और वो फिर एस्किमो लोग उसका हार्पून से शिकार कर लेते हैं। हार्पून की बात करें ये अपने कह सकते हैं एक भालानुमा हथियार है जो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबा होता है और एक रस्सी से बंधा होता है। आप देख सकते हो स्लाइड के अंदर एक महिला है जो नाव में बैठी है, हार्पून से वो शिकार करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर इतुरपाक में अगर अपने देखें, इतुरपाक के अंदर वो 2 छिद्रों का एक साथ प्रयोग करते हैं।
एक व्यक्ति पहले छिद्र से मछलियों को भोजन डालता है। जैसे ही मछली भोजन लेने के लिए आती है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकेत कर देता है। संकेत मिलने के बाद वो इस छिद्र से दूसरे छिद्र से हार्पून की सहायता से उस मछली का शिकार कर लेता है। इस विधि को बोलते हैं इतरूपाक, यानी एक छिद्र की सहायता से मछली का शिकार करना माऊपाक, और दो छिद्रों के माध्यम से मछली का शिकार करना वो कहलाता है आपका इतरूपाक। ये दोनों विधियों से शिकार किया जाता है आपका शीत काल के अंदर। वहीं दूसरी ओर देखें बसंत काल में, बसंत काल के अंदर जो ये आखेट करते हैं इसको ये बोलते हैं उतोक, यानी बसंतकालीन आखेट को उतोक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जब सील मछली धूप सेकने या सांस लेने के लिए बाहर आती है तो उसका कुत्तों के माध्यम से शिकार करवाया जाता है। वहीं बसंतकालीन आखेट में एस्किमो लोग एक नाव का प्रयोग करते हैं जिसको कयाक कहा जाता है। जो ये कयाक है ये सील मछली की खाल से बनी हुई होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 5 मीटर ये लंबी होती है और 1.5 मीटर ये चौड़ी होती है। 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ये चौड़ी होती है। इसी नाव से यानी कि कयाक से भी बड़ी नाव इनके पास एक और है जिसको बोलते हैं उमियाक, जिसको बोलते हैं उमियाक। इस उमियाक का प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। यानी ये कयाक से बड़ी है, जब बड़ी मछली यानी व्हेल मछली का शिकार करते हैं तब इस उमियाक का वो प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद ग्रीष्मकालीन आखेट की बात करें तो ये 12 सींगों से निर्मित धनुष की सहायता से 12 सींगों से निर्मित धनुष की सहायता से छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जैसे खरगोश, बतख, चिड़िया आदि का। उसके बाद अगर अपन इनके भोजन की बात करें तो ये लोग कच्चा मांस खाना अधिक पसंद करते हैं। कच्चे मांस के अंदर ये सील मछली, व्हेल मछली, सी लियोन मछली आदि का मांस खाना पसंद करते हैं। वहीं स्थलीय जीव व कुछ छोटी मछलियाँ उनको भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। वहीं अगर इनके वस्त्र की बात करें तो ये कैरिबो की खाल से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये वस्त्र व्हेल मछली और सील मछली की खाल से हल्के और अधिक गर्म होते हैं। वहीं ये ध्रुवीय भालू के समूर से बने हुए वस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। जो उसके ऊपर बाल होते हैं उनसे बने हुए वस्त्र है जिनको समूर कहते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। अधिकतर वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती है। महिलाएं और पुरुषों के वस्त्र दोनों समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है महिलाओं के वस्त्र अलग है, पुरुषों के वस्त्र अलग है। दोनों वस्त्र समान है। आज वस्त्र महिला ने पहन लिया वही पुरुष कल पहन लेगा, समान वस्त्र है। वहीं ये एक विशेष वस्त्र धारण करते हैं, अपने कह सकते हैं जर्सी नुमा। जर्सी नुमा एक वस्त्र जो कि बाहेंदार है, यानी जर्सी नुमा बाहेंदार एक वस्त्र का ये प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं तिमियाक, जिसको तिमियाक के नाम से जाना जाता है। इस तिमियाक के ऊपर वो एक और वस्त्र पहनते हैं जिनको अनोहाक के नाम से जाना जाता है। यानी जर्सीनुमा बाहेंदार वस्त्र पहनेंगे जिसको तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहनेंगे जिसको अनोहाक के नाम से जानते हैं। वहीं सील मछली की खाल से बने हुए जूते प्रयोग में लाते हैं जिनको कार्मिक कहा जाता है। यानी सील मछली से बने हुए जूतों को वो कार्मिक के नाम से जाना जाता है। वहीं इनके आवास की बात करें भी किस प्रकार के मकानों में या अधिवासों में रहते हैं, तो आवास देखें, इनके आवास पत्थर, लकड़ी, हड्डियाँ और अलग अलग
खालों से बने होते हैं। वहीं शीतकाल के अंदर इनके आवास की बात करें तो ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। बर्फ़ से निर्मित घरों को इग्लू कहा जाता है। इनका साइज़ देखिए, 4 से 5 फीट ये धरातल के अंदर और 2 से 3 फीट ये धरातल से बाहर बने होते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हो कुछ लोग अपने मकानों के बाहर बैठे हैं, इग्लू के बाहर। उनके अंदर प्रवेश करने के लिए एक सुरंग बनाई जाती है जिसके माध्यम से वो अपना आवागमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ी व हड्डियों से निर्मित मकानों को कर्मक कहा जाता है। अगर बर्फ़ से बने हैं तब तो इनको इग्लू बोलते हैं, अगर वो लकड़ी और हड्डियों से बने हैं तो उनको कर्मक के नाम से जाना जाता है। वहीं ग्रीष्म काल में शिकार करने के दौरान ये कुछ अस्थायी तंबू अधिवासों का भी निर्माण करते हैं। वहीं अगर इनके औजारों की बात करें, इनके पास क्या क्या प्रमुख संसाधन है, तो सबसे पहले आता है इनके पास हारपून, फिर कयाक, उमियाक और स्लेज। हारपून अपनों ने पढ़ लिया, एक भालानुमा हथियार जो 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, जो रस्सी से बंधा रहता है। कयाक की बात करें, सील मछली की खाल से बनी हुई एक छोटी नाव जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक की बात करें, कयाक से बड़ी नाव जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के दौरान किया जाता है। स्लेज की बात करें, ये एक बर्फीले क्षेत्रों में चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी है जिसको रेंडियर व कुत्तों की सहायता से खींचा जाता है। वहीं उसके बाद उनके सामाजिक जीवन की बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। पितृवंशीय समाज है। आखेट भोजन संग्रहण करना, ये इनके प्रतिदिन की दैनिक क्रियाएं हैं। वहीं ग्रीष्म काल के अंदर ये कुछ उत्सवों व मेलों का आयोजन भी करते हैं। जादू टोना के अंदर ये विश्वास रखते हैं और ये जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को कहा जाता है एल्यूट। इम्पोर्टेंट है ये, यानी एस्किमो जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? एल्यूट। उसके अलावा शीतकाल में जब भोजन की कमी आती है तो वृद्ध व्यक्ति और असहाय लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इनके वातावरण के साथ समायोजन की बात करें, इन्होंने अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन कर रखा है, यानी ये जिन विषम परिस्थितियों में रहते हैं वो एक अपने आप में उनकी दक्षता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन कठोर परिस्थितियों में रहना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को वहाँ पर समायोजित कर रखा है। वहाँ के अगर अपने वातावरण की बात करें तो वहाँ का वार्षिक तापमान है, पूरे वर्ष भर का तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। वर्षा नहीं होती, अगर होती है तो बर्फ़ के रूप में होती है, हिम के रूप में होती है। वनस्पतियों का पूर्ण रूप से अभाव है जिसके कारण वहाँ पर हिम की आंधियाँ चलती है। ग्रीष्म काल के अंदर कुछ वनस्पतियाँ उगती है, पाई है, लाइकेन है, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं, वो अल्प समय के लिए उगते हैं। इन कठिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को उस वातावरण के अंदर समायोजित कर रखा है। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें आधुनिक जीवन के साथ, आधुनिक संस्कृति के साथ इनका संपर्क, तो अपने कह सकते हैं सन 1960 के पश्चात इन लोगों का संपर्क यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के साथ में बढ़ा है। संपर्क बढ़ने के कारण इनके साधनों में भी आधुनिकता आई है। जैसे पहले ये स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते थे, वहाँ पर अब ये स्नो स्कूटर का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कयाक के स्थान पर या उमियाक के स्थान पर ये मोटर चालित नाव का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अमेरिकन सरकार के द्वारा इनको स्वास्थ्य सेवाएं व पालन पोषण का
कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, जिसके कारण इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये लोग अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अपने कह सकते हैं इनकी वर्तमान में संख्या 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और ये आधुनिक संस्कृति के साथ इतना जुड़ चुके हैं कि आने वाले समय में यानी 21वीं शताब्दी के अंदर या 20वीं शताब्दी के अंदर इनका जो प्राचीन परिवेश है वो एकमात्र इतिहास बनकर रह जाएगा। तो ये अपनी एक छोटी सी एस्किमो जनजाति थी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा उनका निवास क्षेत्र, उनके दैनिक क्रियाएं, आखेट या उनकी क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, उसके बाद उनका उन्होंने भोजन देखा, उसके बाद उनके वस्त्र देखे, उसके बाद में उनके जो हथियार थे उनको देखा, उसके बाद में इनका सामाजिक परिवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश देखा, उसके बाद उसका समायोजन और आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क देखा। यही चीज़ ऐसे हम अपने आगे वाली प्रजातियों में भी देखते हुए चलेंगे।